हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ अंकिता छापरिया जुड़ी हुई हैं, जिनका सीएमए इंटर दिसंबर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 16 अभी आया था। सो सीएमए स्टूडेंट्स को बहुत बार रहता है कि सर आप सीएमए वालों का भी इंटरव्यूज़ लिया करिए, तो बस हम बिल्कुल लेना चाहते हैं। जैसे ही उसके भी कोई परफॉर्मेंस हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम बिल्कुल इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं सर आप खाली परफॉर्मर्स का इंटरव्यू लेते हैं, आप फेलियर्स का भी इंटरव्यू लीजिए। तो देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा, परफॉर्मर का इंटरव्यू इसलिए लेते हैं जिससे कि आप उनके सीक्रेट्स जानकर आप भी परफॉर्म करो, और फेलियर के इंटरव्यूज इसलिए कम लेना चाहते हैं क्योंकि कहीं आप फेलियर के राज जानकर पता चला कि ऐसा ना हो जाए कि आप वो चीज़ को अप्लाई करने लग जाए, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैचअप कर लेता है और उसको फिर करने का कोशिश करता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और हम क्या सभी को ही करते हैं। सो इस इंटरव्यू में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे अंकिता के प्लान्स के बारे में। अंकिता फाउंडेशन में भी बहुत अच्छा स्कोर की थी सीएमए के, और इंटर में इनका हाईएस्ट मार्क 96 आया कॉस्ट एफएम में, 95 आया कॉस्ट में, ओएम में आया 88। अंकिता हमारे यहाँ ओएम की क्लास की थी। सो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या रैंक के लिए लोग मेहनत करते हैं कि एक्चुअली मेहनत करते हैं और रैंक आता है। इस पे आपका क्या कहना है? सर मैंने अपना 100% दिया था, और मैंने मतलब ये नहीं सोचा था कि मेरे को रैंक ही लाना है। मैंने ये सोच रखा था कि मेरे को अपना 100% देना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे को एक्सेप्ट करना होगा। वेरी गुड। यही यही देखिए आपका ही ये सिनेरियो नहीं है अंकिता, जितने भी मैं रैंक होल्डर से बात करता हूँ सबका यही रहता है। तो ये 100% क्या होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बट स्टिल वी वांट टू नो कि ये 100% मतलब क्या होता है। कि जैसे मेरे हिसाब से पहले क्लास करना, सेकंड नंबर क्या होता है, थर्ड नंबर क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन दैट 100%? सर अकॉर्डिंग टू मी, माई 100% है कि जब जब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ एंड व्हेन आई एम इन गुड हेल्थ, उस टाइम पे मतलब मेरे को पढ़ाई मैंने किया है। जब मेरे को क्लास अटेंड करना चाहिए उस टाइम पे मैंने क्लास अटेंड किया, और मतलब मन लगा के किया है। जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो लाइक मेरा जब मन होता है तभी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। एंड दैट इज 100% अकॉर्डिंग टू मी, कि जब इंसान को सिचुएशन होता है पढ़ने का तब उनको पढ़ना चाहिए, और मैंने भी वही किया है। नहीं, इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है अंकिता कि पढ़ना चाहिए, बट Yes, sir. कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ते थे? मतलब पहले आप सर का क्लास किए सब्जेक्ट वाइज, फिर आप क्या पढ़ते थे, फिर आप क्या पढ़ते थे? आप पूरा हमें फ्लो बताइए जब तक कि आपका एग्जाम आपने दिया तब तक। सर पहले तो हम लोग क्लास में जाके समझते थे जो आप लोग समझाते थे। उसके बाद में जैसे क्लास में जो भी आप लोग मार्क करवाते थे वो मार्किंग करके उसके बाद घर में खुद समझने की कोशिश करते थे कि जो क्लास में आपने समझाया था वो हमें समझ में आया है कि नहीं आया है। और उसके बाद इंस्टीट्यूट के बुक से रेफर करते थे कि इंस्टीट्यूट के बुक में और कुछ उस चैप्टर में एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो फिर ये उसको काम भी साथ साथ में करते थे। ये काम आप हर रोज करते थे कि हर चैप्टर के बाद करते थे? हर चैप्टर के बाद करते थे, कभी कभी किसी चैप्टर के बाद नहीं कर पाते थे तो जब संडे आता था या कुछ ऐसा होता था तो जो पेंडिंग होता था उसको कंप्लीट करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद जब सारी क्लासेस खत्म हो गई उसके बाद? सर जब सारी क्लासेस खत्म हो गई थी तो उसके बाद मेरा सिचुएशन कुछ बिगड़ गया था, घर पे फैमिली इशू चल रहा था, तो एक बार के लिए तो पढ़ाई एकदम से बंद हो गई थी। उसके बाद खुद को मोटिवेट किया, उसके बाद फिर से मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा था, रात को दिन को हर टाइम पढ़ना पड़ता था। इट वॉज थोड़ा डिफिकल्ट बट हो गया था। उसके बाद कैसे पढ़ा, मतलब क्या चीज और पढ़ा? इंस्टीट्यूट मैट कर लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? सर इंस्टीट्यूट का मैथ करने के बाद में जो मैराथन आया था सबका वो मैंने रेफर किया था, मॉक टेस्ट रेफर किया था, और जो बिट क्वेश्चंस था उसको रेफर किया था। और उसके बाद जो मेरा सेल्फ नोट्स बनाया हुआ था
उसको मैं रेफर कर करके हर एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे कर करके मैं कंप्लीट कर रही थी। थ्योरी में लोगों को याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके लिए क्या करते थे? सर मैंने तो एकदम भी मगअप नहीं किया था। जिस तरीके से सर लोग समझाते हैं वो समझ के मैंने अपने वर्ड्स में आंसर लिखा था। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई सा पेपर में आपको बहुत तकलीफ हुआ था, ऐसा है कोई आर्ट पेपर में आप जब एग्जाम दे रहे थे? तो ऐसा टैक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। कैसे हैंडल किया वो प्रॉब्लम को? ऐसा मन में आया कि एग्जाम नहीं देते, छोड़ देते हैं? नहीं सर, ऐसा मन में नहीं आया। टैक्स में 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मेरे को लग रहा था कि 3 आंसर करेक्ट होगा एमसीक्यू में। अच्छा। बट फिर मैंने मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं, बाकी के आंसर सॉल्व किए और उसमें जो मेरे को सही लगता था वो मैंने एक चूज करके फिर आगे बढ़ गई थी। मतलब एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम हुआ, मैं ये पूछ रहा था कि डे बिफोर एग्जाम कभी ऐसा होता था कि अरे मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है कोर्स, कैसे होगा एक दिन में इतना रिवाइज? कोई सा सब्जेक्ट में ऐसा हुआ? हाँ सर, वो तो हर सब्जेक्ट में ही ऐसा होता था कि हम लोग को मतलब मैं सोच रही थी कि मैं जितना भी पढ़ी हूँ अभी तक मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर पाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए जैसे कि जो भी थ्योरी पेपर, जो भी प्रैक्टिकल पेपर था, उसका मैंने एक मास्टर सम टाइप था मेरे पास में, मैंने वो फॉलो किया था। उसमें हर एक तरह के एडजस्टमेंट थे, तो वो मैं देख के उस हिसाब से मैंने रिवीजन किया था। और थ्योरी को कैसे किया? सर थ्योरी में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें से आते ही हैं, जो फिक्स होता है इंस्टीट्यूट का पैटर्न, उसको पहले कंप्लीट किया था। और जो ऐसे होते हैं कि जिसमें से कभी आता है कभी नहीं आता है, उन सब चैप्टर्स को बाद में किया था। ओके, वेरी गुड। तो ये कैसे पता चला किससे आता नहीं आता? सर इंस्टीट्यूट का जब अपने पेपर पैटर्न देखते हैं हर एक ईयर का, तो उसमें एक होता है जैसे कि लॉ में होता है कि कंपनी लॉ से 35 मार्क्स का मतलब आता है, कॉर्पोरेट लॉ से ज्यादा आता है, तो उस हिसाब से मैंने किया था कि कॉर्पोरेट लॉ को पहले खत्म करना है फिर कंपनी लॉ को करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका अपना अपना देखो सीक्रेट निकल जाता है, ये आपने किया, जरूरी नहीं है ऐसा सबने किया हो, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा एनालिसिस सिंस हम स्टूडेंट्स बहुत बार खुद से करने में टाइम नहीं निकाल पाते, करना उतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बट बहुत बार नहीं निकाल पाते टाइम, इसलिए हमने एसजेसी के वेबसाइट पर ये पूरा एनालिसिस कर दिया है। जो जो सब्जेक्ट्स एसजेसी में पढ़ाया जाता है उसको लेकर ई लाइब्रेरी में जब आप जाओगे बुक्स एंड पीडीएफ में, यहाँ पर आप सर्च करना सीएमए स्कैनर या पास्ट पेपर जैसा कुछ, या सीएमए इंटर पास्ट पेपर एनालिसिस, इसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यू विल गेट ऑल द फाइल्स। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल में भी है, आप वहाँ से भी अवेल कर सकते हो। हमने अभी ऑलरेडी स्टूडेंट्स लोग के लिए ये सारा एनालिसिस कर दिया है, हमारे यहाँ जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको लेकर। तो बाकी सब्जेक्ट आप उसी पैटर्न पे भी बना सकते हो। इट डजंट टेक मच टाइम, बट इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ किस चैप्टर से आता ही आता है, कि उस चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमें पता चलता है। तो एक और क्वेश्चन है अंकिता, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि जैसे पहले आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो अब तो ये सोच के पढ़ रहे थे कि पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर अचानक से क्या हुआ कि पता चला ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में एक स्टूडेंट को क्या चीज का तैयारी और करना चाहिए अलॉन्ग विथ पेपर बेस्ड एग्जाम, कि वो पेपर बेस्ड के लिए जो पढ़ रहा है वही चीज ऑनलाइन में काम आ जाता है? आपका क्या राय है इसमें? सर जैसे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ता है, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ता है, तो उसके लिए एमसीक्यू बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आंसर करना। क्योंकि सर मेरे लिए पहले रैंक लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लर्निंग का इशू है कि मेरे को वर्ड बाई वर्ड सब चीज याद नहीं रहता है। बट अगर वही एमसीक्यू में अब जैसे कि कन्वर्ट हो गया था, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो गया था मेरे लिए कि टिक करना है कॉन्सेप्ट को समझ के, वो बहुत ज्यादा इजी हो गया था। और फिर आप लोग सबका मैराथन, इतना सारा रिवीजन वाला वीडियोस, वो सब सर बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल था। सर पहले तो ऑब्वियसली जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ था तब बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी कि अब कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने इस हिसाब से पढ़ाई नहीं करी है, इस पैटर्न के हिसाब से। बट उसके बाद जिस दिन मैंने एग्जाम देने बैठी और जिस दिन पता चला कि पेपर पैटर्न कैसा है, तो इट वॉज वेरी इजी। मतलब
कोई कोई पेपर बहुत इजी लग रहा था, पैटर्न इजी था, क्वेश्चन इजी नहीं था, बट पैटर्न वाज नॉट दैट टफ। गुड गुड गुड, वेरी गुड। सो यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आ गया तो कुछ अलग नहीं हुआ है, आपको वही कंसेप्ट्स वैसे ही पढ़ने जैसे पढ़ाया गया है। तो आप जो कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करिए। बस एग्ज़ाम इनफैक्ट पहले के मुकाबले अभी तक तो थोड़ा ईज़ी दिख रहा है। स्कोरिंग यस भी सर। अच्छा हो गया है स्टूडेंट्स का, कि जिनको लिखने में दिक्कत होता था, वो लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, अब एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर उस क्वेश्चन का 4 पार्ट बना दिया। वो 4 पार्ट वैसे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 करते थे और फिर फाइनल आंसर करते थे। बस उसकी जगह 1, 2, 3 का 3 क्वेश्चन बना दिया और फाइनल क्वेश्चन बना दिया, फिर एक-एक का 4-4 ऑप्शन डाल दिया, अब सिलेक्ट करो। सॉल्व रफ में करना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पे आंसर सबमिट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है अंकिता कि अगर, जैसे मैं ये जानता हूँ आपने 100% दिया तभी आपका ये पोजीशन आया, अगर आप लुक बैक करते हो और सोचते हो पढ़ाई करने का तरीका में, आपको क्या लगता है कि ऐसा आपने क्या एक्स्ट्रा किया होगा जो आपको क्या लगता है कि शायद बाकी सब नहीं करते होंगे जो आप कर पाए? ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि आपने कुछ खास कुछ किया था, कोई आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला था पढ़ने का या फिर याद रखने का या फिर एग्ज़ाम देने का? तब आपके माइंड में आपको, अगर आप जस्ट लुक बैक करते हो पीछे, तो आपको लगता है कि शायद ये मैं ही करती होंगी और कोई नहीं करता होगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ स्पेशली तो नहीं लगता है, क्योंकि जैसे सब पढ़ते हैं मेरे हिसाब से मैंने भी वैसे ही पढ़ा था। मैंने लेकिन एक सबका एक रैंक एक नहीं आया ना। प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे कर करके कंप्लीट किया था। और पैनिक मैं भी हुई थी एग्जाम एग्जाम से पहले, मेरे को भी बहुत डर लग रहा था एग्जाम देने में कि ऑनलाइन एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया है, कैसे होगा नहीं होगा। तो सर वैसे ही मैंने भी नॉर्मली ही पढ़ाई करी थी। लेकिन रैंक तो सबका नहीं आया ना अंकिता। तो क्या आपको क्या लगता है, जैसे अगर आप अगर अपने पास्ट एग्जाम्स भी खुद से दिए हैं, फाउंडेशन यस का, सर। 11 का, 12 का, यस सर। तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ क्या एक्स्ट्रा आपने दिया था जो पहले कभी एग्जाम में आपने नहीं किया हो? ऐसा कुछ है? हाँ सर, हर एग्जाम में जैसे कि अब की बार मैंने अपना एफर्ट दिया था ज्यादा, कि जैसे ट्यूशन से आके ऐसा लगता था कि थक गए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसके बाद वो कंप्लीट करना, उसको वापस से पढ़ाई करना, पूरा समझना और उसको रिवाइज करना, और ट्यूशन में आगे बैठना, ध्यान देना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सर को आंसर करना, और जो नहीं समझ में आ रहा है सर से क्वेश्चन करना कि सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो सर यही सब मैंने किया था, और मैंने अपना खुद का पर्सनल नोट्स बनाया था कि हम्म। क्या मेरे को रिवीजन कैसे करना है, एग्जाम के टाइम पे कितना रिवीजन करना है, क्या क्या रिवीजन करना है, वही मैं उस टाइम पे करी थी। नहीं है। वेरी नाइस। यही सब होता है, कुछ कुछ खूबियां होती है जो आपको आपको आपके परफॉर्मेंस में आगे ले जाती है। वो खूबियां अब मुझे दिख रही है ना कि आप थोड़े रेगुलर बेसिस में सिंसियर थे, और दूसरा आपने अपना नोट्स वोट्स जो बनाया वो आपको बहुत हेल्प किया। एक बार नोट्स बनाने से क्या होता है कि वो चीज़ें माइंड में याद हो जाती हैं अपने आप। यस सर। तो एक बार हाथ से लिखने से क्या होता है, वो माइंड में अपने आप छपने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। अब वही हम लोग सिर्फ अपना जो नोट्स ट्यूशन्स में मिलता है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना नोट्स अगर खुद बनाऊंगा तो मुझे अपना नोट्स का हर कॉर्नर याद रहेगा पढ़ाते वक्त। बट अगर मैं ये नोट्स किसी से बनवा के ला के पढ़ाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन क्या डाल। तो यस चाहे सर। मैं कितनी बारी उसको पढ़ लूँ, कुछ ना कुछ उसमें कमी दिख जाएगी। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपको ध्यान देनी पड़ती है अपने प्रिपरेशन में। सो आपने दोनों ग्रुप दिया, तो यस सर। ये मन में कैसे आया कि दोनों ग्रुप देना है? सर मेरे मन में शुरू से ही था कि अगर एग्जाम देना है तो दोनों ग्रुप ही देना है, क्योंकि दोनों ग्रुप देने का बहुत सारा फायदा होता है कि सेट ऑफ हो जाता है, रैंक रैंक आने का चांसेस होता है, और दोनों ग्रुप देना मेरे को सही लगता है काफी शुरू से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये दोनों ग्रुप का फायदा देखो, इनडायरेक्टली अंकिता ने बता दिया है।
आप अगर अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं तो आपको और भी अच्छे से समझने के लिए हमने एक ब्लॉग अपने एसजीसी वेबसाइट पे बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएमए ऑनलाइन एग्जाम्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सीएमए, हाउ टू प्लान फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। तो ब्लॉग्स अगर आप एसजीसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार पढ़ लें इसको, तो आपको शायद बहुत सारा आइडियाज़ मिलेंगे। ब्लॉग पेज हमारे वेबसाइट पे है, हाउ टू प्लान फॉर सीएमए इंटर, देन how to prepare for CMA online exams. This will give you a broad idea of everything that you want to know, and this will help you a lot. So point is क्या है, resources सब जगह है, अब जो जितना उसका फ़ायदा उठा सके उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर कर रहा है। So मुझे तो बहुत अच्छा लगा अंकिता आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस अगेन। ये इंटर में रैंक आया तो Sir, I want to thank you that you have provided classes to me एंड आपका ओएम पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके समझाते हैं, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ, समझा हुआ, मेरे को वैसे पढ़ना बहुत पसंद है। और सर थैंक यू सो मच कि आपका क्लासेस मेरे को मिला और मैं आपसे पढ़ पाई। आई लव इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच दिस, सर। एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस अहेड। आपको वो एक हमने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है सीएमए फाइनल प्लानिंग बोलकर, वो यस वीडियो सर। देख लेना चाहिए, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ट्यूशन कौन सा टाइम पे लेना है, किस सीक्वेंस में ट्यूशन लेना है, और आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, कब तक सर करना थैंक यू है। सो मच, दिस इज मच नीडेड। या सर मच नीडेड। वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है हमारे चैनल पे। यस सर। आप जस्ट सीएमए फाइनल स्टडी प्लानिंग नाम से सर्च करिएगा, एसजीसी सीएमए ओके फाइनल सर। स्टडी प्लानिंग, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने बहुत ओके पहले ही सर। डाल दिया था, बट आपने नहीं देखा हो अभी तक तो देख लीजिएगा। और फाइनल का पढ़ाई और ज़्यादा संघर्ष यस सर। संघर्ष देने वाला है, स्ट्रगलफुल है, बिकॉज वहाँ यस सर। ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ना पड़ता है, तो और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बट मैं यही आशा करूँगा कि आप अपना जो पोजीशन है और बेटर करें, फाइनल में और अच्छा परफॉर्म करें। जो मेहनत अभी आपने करके दिखाया है उसका और कई गुना मेहनत आप कर पाएँ, ये कैपेबिलिटी आपको भगवान दे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर Thank you so coming much, sir. out This for really speaking means with a my lot. students also. This is a very honorable moment for me that I am sitting in front of you and you are guiding me. जब आपका Thank रैंक you आ so जाता है much, ना, sir. तो और अभी तो अभी आपको और कितने सारे ऐसे मोमेंट्स मिलने वाले हैं, आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट Thank you so much, ठीक sir. है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर कभी फिजिकली आप आराम से आना, टाइम निकाल के फिर मिलेंगे हम लोग। Sir, surely I will come within 1 to 2 days only. पक्का पक्का, आपसे मिलना है मेरे को। श्योर, मोस्ट वेलकम। Yes, sir. बाय बाय, टेक Yes. केयर। Thank you, sir.